10:30 का समय और ये वक्त है स्पॉटलाइट मिशन 2047 का। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को अगर रोशन करना है तो सबसे पहले एक दिया अपने घर में तो जलाओ यारों। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको करना होगा योगदान। वही दिया जो अपने घर में जलाना है वो पूरे देश में जलाना होगा। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। कहते हैं उत्तर प्रदेश उज्जवल प्रदेश है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और यह लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी योजना के साथ आज के इस स्पॉटलाइट मिशन 2047 के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और आज की शुरुआत हो रही है पीतल की नगरी मुरादाबाद के साथ, जहां पर पीतल ने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। उसकी कला और संस्कृति में अपने देश की मिट्टी की महक मिलती है। उसी को चरितार्थ कर रहा है मुरादाबाद का हस्तशिल्प कला से जुड़ा हुआ ये हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए कैसे बढ़ा रहे हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये यूपी का मुरादाबाद शहर है, जो पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के पीतल को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है और इसे पहचान दिलाई है यहाँ के शिल्प गुरुओं ने। मुरादाबाद के शिल्प गुरु जब अपनी नक्काशी के जादू से पीतल को निखारते हैं तो देखते ही बनता है। वैसे तो इस पीतल नगरी में तमाम शिल्प गुरु हैं, लेकिन जिन्होंने मुरादाबाद के पीतल हस्तशिल्प उद्योग को विश्व प्रसिद्ध किया है, आज स्पॉटलाइट मिशन 2047 में बात उन्हीं शिल्प गुरु की। सिलबट्टे पर रेती की धार को तेज करते, छेनी से पीतल के बर्तन पर नक्काशी करते, घंटों तक एक ही बर्तन पर बारीक आकृतियां निखारते ये शिल्प गुरु चिरंजी लाल यादव हैं, जिन्होंने अपनी नक्काशी की कला से न सिर्फ मुरादाबाद का नाम रोशन किया, बल्कि भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान भी दिलाई है। चिरंजी लाल यादव के इसी सराहनीय काम के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से अब एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है। मुरादाबाद के शिल्प गुरु चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित किया गया है। उनके नाम की घोषणा 25 जनवरी 2026 को हुई थी। इससे पहले चिरंजी लाल यादव को साल 2019 में देश का सर्वोच्च हस्तशिल्प सम्मान शिल्प गुरु से नवाजा जा चुका है, जो उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदान किया गया था। मुरादाबाद में हमको ये बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि अब तक कला के क्षेत्र में 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इस वर्ष 25 जनवरी 2026 को श्री चिरंजी लाल यादव जी को पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई है। ये इनग्रेविंग का काम करते हैं। ये हमारे मुरादाबाद में जो पीतल नगरी इसको कहा जाता है, हैंडीक्राफ्ट जो मेटल क्राफ्ट का काम होता है, उसमें इनग्रेविंग का काम करते हैं। और इनग्रेविंग का काम खुद करते हुए भी बहुत सारे कारीगरों को प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। शिल्प गुरु चिरंजी लाल यादव को इस शिखर तक पहुंचने में सालों का तप करना पड़ा। उनकी राह संघर्षों और साधना से भरी रही। चिरंजी लाल के बचपन और संघर्ष की बात करें तो उनकी कला की यात्रा कक्षा 7 की पढ़ाई के बाद ही शुरू हो गई थी। कम उम्र में ही चिरंजी लाल यादव ने अपने हाथों में कलम और हथौड़ी थाम ली थी। उन्होंने पीतल पर नक्काशी की बारीकियां अपने गुरु स्वर्गीय अमर सिंह जी से सीखी। चिरंजी लाल की प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1970 से 1973 के बीच विशेष ट्रेनिंग दिलाई। अपनी कड़ी मेहनत से चिरंजी लाल ने नक्काशी की सबसे कठिन विधाओं को सीखा। मेहराव वर्क, वर्मा बिदर वर्क, पचरंगा वर्क, अंगूरी वर्क और मरोड़ी वर्क के महारत हासिल की। विशेषकर मरोड़ी वर्क, जिसे पीतल की नक्काशी में सबसे सूक्ष्म और बारीक काम माना जाता है, उसमें चिरंजी लाल जी का कोई सानी नहीं है। 1970 से मैंने इस काम की जानकारी ली। हमारे गुरुजी थे
श्री अमर सिंह जी। अमर सिंह जी को राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से भी नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो उस समय मैंने 1970 से 1973 तक उनके यहाँ मैंने ये नक्काशी के काम की ट्रेनिंग ली। इसके उपरांत उन्हीं के यहाँ मैंने मजदूरी किया। मजदूरी करते करते उन्होंने उच्च कोटि के काम सिखाए। हम उन्हीं के यहाँ से हमें इस काम की शिक्षा मिली। कहते हैं कि हुनर किसी विरासत का मोहताज नहीं होता, बल्कि ये कड़ी मेहनत और साधना से निखरता है। पीतल नगरी मुरादाबाद के कटरापुरन जाट निवासी चिरंजी लाल यादव इस बात का जीवंत उदाहरण है और इन्हें इस कला के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका है। चिरंजी लाल को अब तक मिल चुके अवार्डों में 2019 में शिल्प गुरु अवार्ड, 2008 में नेशनल मेरिट अवार्ड, 1999 में राज्य शिल्प पुरस्कार, 1995 में राज्य दक्षता पुरस्कार और 1992 में राज्य दक्षता पुरस्कार महीन वर्ग से सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कारों की झड़ी लगाने वाले मुरादाबाद के इस शिल्प गुरु के जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए। एक टाइम ऐसा था जब चिरंजी लाल इस काम को छोड़ कोई दूसरा काम करने का सोच रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, होता वही है जो ईश्वर मंजूर करता है। एक वक्त ऐसा आया सर जी 1980 में, जबकि काम का जो है एकदम मद्दा हो गया था। काम का इतना मद्दा हो गया था कि मजदूरी करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि हम क्या करें। काम को छोड़ने की बिल्कुल इच्छा थी, लेकिन उस समय 1981-82 में हमें भारत सरकार की तरफ से, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की तरफ से उड़ीसा जाने का मौका मिला। तो उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट पुरी है, तो वहाँ पर हमें जो है दो साल का मौका मिला। मास्टर क्राफ्टमैन के पद पर मैंने काम किया। मंदी के दौर में चिरंजी लाल को सरकारी योजनाओं ने संजीवनी दी। 1980 से 1982 तक मास्टर क्राफ्ट्समैन के तौर पर काम करते हुए चिरंजी लाल को 1075 रुपए हर महीने मिलते थे, जहां तकरीबन 500 से ज्यादा युवाओं को नक्काशी की बारीकियां सिखाई। इसके उपरांत जो है हमें मालूम हुआ एक सरकारी एम्पोरियम यहाँ दिल्ली में है, सेंट्रल कार्टेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जनपद। तो वहाँ भी हमने काम देना शुरू किया। तो वहाँ से जो है हमें पैसे प्राप्त हुए, तो उससे जो है हम आगे बढ़ते चले गए। आज चिरंजी लाल यादव अपनी इस कला का जलवा भारत के अलावा दूसरे देश में भी बिखेर रहे हैं। साल 2010 में इन्होंने बांग्लादेश के ढाका में अपनी कला का प्रदर्शन किया था और 2015 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में अपनी अद्भुत नक्काशी से विदेशियों को मंत्रमुग्ध किया था। जब से हमने होश संभाला है, हमें तो पापा भी बस मेहनत करते हुए देखा है, वो कितनी बारीकी से काम करते हैं। एक एक आइटम को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। समय नहीं, पूरे दिन लग जाते हैं, दिन नहीं पूरे महीने भी लग जाते हैं। किसी काम को बनाने में साल भी लग जाता है। काफ़ी मेहनत करी है हमारे पापा जी ने। अवार्ड भी उसी को मिलता है जो कारीगर है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी अवार्ड के लिए आइटम रख दे और उसे अवार्ड मिल जाए। अवार्ड के लिए लोग जो भी अधिकारी होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के, वो घर आकर देखते हैं कि कारीगर है या नहीं है। चिरंजी लाल के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे ने भी मेटल के उत्पादों पर नायाब नक्काशी का हुनर गढ़ा है, जिसे स्टेट और नेशनल दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। हाँ, मैंने भी सीखा है पापा जी से काम, हमारे भाई ने भी सीखा था, बहनों ने भी सीखा है। और मैंने तो सीखते सीखते स्टेट अवार्ड भी लिया है। स्टेट अवार्ड लेने के बाद पापा के सहयोग से ही मैंने भी नेशनल अवार्ड लिया था 2019 में। दरअसल शिल्प गुरु चिरंजी लाल विलुप्त होती कला को जीवित रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी नक्काशी के इस हुनर को सीखे और मुरादाबाद की इस पहचान को और आधुनिक बनाए। हालांकि मुरादाबाद की इस पहचान को और मुखर करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। भविष्य के लिए योगी मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है। युवाओं के लिए उद्यम के लिए लोन भी देती है 5 लाख का बिना इंटरेस्ट के, और ODOP के माध्यम से भी काफ़ी योजनाएं चल रही है। विश्वकर्मा योजना चल रही है, जिसमें युवाओं को टूल्स मिलते हैं। टूल्स मिलने के बाद तो अपना ही कारोबार करते हैं। सिलाई मशीन मिलती है और भी काफ़ी सामान मिलते हैं, जिससे वो अपना कारोबार करते हैं। ODOP योजना ने प्रदेश के हस्तशिल्प और कारीगरों को सम्मान देने के साथ साथ उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी दिया है।
24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यह योजना। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। ओडीओपी जैसी कई और योजनाएं लॉन्च करके डबल इंजन सरकार हर जिले को एक नई पहचान देने में जुटी है। राजधानी दिल्ली से 167 किलोमीटर दूर रामगंगा नदी के किनारे स्थित मुरादाबाद आज विश्व भर में पीतल नगरी से जाना जाता है। तो जर्रा जर्रा जब छुएगा आसमान तभी बनेगा देश विकसित भारत। ये मुरादाबाद की जो कहानी चिरंजी लाल यादव की थी कुछ ऐसा ही बयां कर रही थी। लेकिन अगली कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में अगली खबर है संभल से। संभल अब यूपी ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। संभल के हड्डी और सींग उत्पाद को जीआई टैग मिलने के कारण अब देश ही नहीं विदेशों में भी संभल के बने प्रोडक्ट की धूम मची हुई है। कैसे मची हुई है देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की हकीकत, यूपी के परसेप्शन से, यूपी के निवेश से और यूपी के अंदर हर एक स्तर पर जो परिवर्तन आज देखने को मिला है, हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिला है, आज ये यूपी के इस नए भारत के नए यूपी की कहानी है। ये तस्वीरें जनपद संभल के सराय तरीन क्षेत्र की हैं। यहाँ के कारीगर लगन और मेहनत के साथ हड्डियों और सींगों की घिसाई करके उनको एक नई और अद्भुत आकृति देने में जुटे हैं। इन कारीगरों की यह कला कोई असाधारण हस्तशिल्प कला नहीं है बल्कि सदियों पुराना एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे न सिर्फ राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं बल्कि जीआई टैग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सर्वाधिक जीआई टैग उपलब्ध कराने वाला राज्य है। आप अनुमान करिए, देश के अंदर सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को प्राप्त हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के द्वारा बनाए जाने वाले ये प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाने वाला ये प्रोडक्ट अब देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी बिक सकता है। जीआई टैग मिलने से संभल की पारंपरिक हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। सराय तरीन क्षेत्र में इस हस्तशिल्प कला से लगभग 5000 परिवारों की आजीविका चल रही है। 2022 में हॉर्न क्राफ्ट और 2024 में बोन क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ, जो किसी भी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला प्रमाण है। वाराणसी में पीएम मोदी ने इसका प्रमाण पत्र सौंपते हुए इसे भारत की सांस्कृतिक आत्मा करार दिया था। जब किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो हड्डी और सींग होते हैं उनका उपयोग करके, ताकि कहीं गंदगी नहीं फैले और पर्यावरण अनुकूल भी रहता है, इको फ्रेंडली भी रहता है, इसके दृष्टिगत जनपद संभल में 40,000 से अधिक लोग इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। और संभल का जो सराय तरीन क्षेत्र है वो इसका केंद्र बिंदु है। घरों में यहाँ कुटीर और लघु उद्योग के रूप में भी यह स्थापित है। संभल के सराय तरीन में गलियों में ये पारंपरिक हस्तशिल्प कला सिर्फ उकेरी नहीं जाती बल्कि जिंदा रहती है। हर हथौड़े की थाप में, हर छेनी की रेखा में और हर उस कारीगर की सांस में जो सींग और हड्डियों में चमत्कार रचता है। और ये चमत्कार सफल हो पाया है कारीगरों की मेहनत और योगी सरकार के अथक प्रयास से। सराय तरीन का पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग ओडीओपी योजना के चलते चमका है। सरकार की तरफ से मिलने वाली वित्तीय सहायता और आधुनिक टूल किट ने इस हस्तकला को वैश्विक पहचान दिलाई है। इसके अलावा ओडीओपी योजना ने प्रदेश में 3.16 लाख नए रोजगार सृजित किए और निर्यात को 86,000 करोड़ से 1.84 लाख करोड़ तक पहुंचाया है, जिसमें ओडीओपी उत्पादों की 50% हिस्सेदारी है। ओडीओपी की जो योजना है यह मुख्य रूप से प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया
तो उसकी आधारशिला भी ओडीओपी की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ओडीओपी देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना। सीएम योगी के विजनरी नेतृत्व में शुरू हुई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का पावर हाउस बन चुकी है। साल 2018 में एक छोटे से कदम के रूप में शुरू हुई ये पहल अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ओडीओपी की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ओडीओपी देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। संभल का सरायतरीन कस्बा हॉर्न और बोन से बनी हस्तशिल्प उत्पादों का बहुत पुराना उद्योग है, लेकिन आज जब दुनिया पेंट और कैनवास में कला ढूंढने लगी तब सरायतरीन की गलियों के कारीगरों को योगी सरकार की इस ओडीओपी योजना से संजीवनी मिली। और इसमें बहुत सारी योजनाएं सरकार ने दी। हमारी जो आर्ट थी वो एक लुप्त होती जा रही थी। सीइंग हैंडीक्राफ्ट की लोग बाग इसको जो है थोड़ा सा ये समझते थे कि भाई ये कैसे जो है इन प्रोडक्ट को बनाते हैं, मगर यहाँ पे हमने इसके अंतर्गत जो है जीआई टैग लिया। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमें सरकार ने यहाँ पर दिया है और ओडीओपी के अंतर्गत बहुत सारी ऋण योजनाएं और बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं, जिससे कि गरीब मजदूर कारीगरों को लाभ हो रहा है और यहाँ पे ये कारोबार बढ़ रहा है। जो कि कारोबार पिछले दिनों 100-150 करोड़ रुपए सालाना था, वो आज 450 करोड़ रुपए तक सालाना हो गया है। सरायतरीन में सींग और हड्डियों से बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। खासतौर पर होम डेकोर, हाउस वेयर, गिफ्ट आइटम में ज्यादा माल तैयार किया जाता है, जो देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी जाता है। नेकलेस, कंघी, बटन, फोटो फ्रेम और डिबिया, इन प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा सींग के बटनों की मांग विदेशों में है, जो कपड़ों के बड़े बड़े ब्रांड में लगाए जाते हैं। हम प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए का निर्यात करते हैं और ओवरऑल जो संभल का एक्सपोर्ट है वो पूरे यूपी में टॉप 10 पे है। हमने गत वर्ष 2400 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट भी किया है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, यूरोप इत्यादि में होता है। और सबसे बड़ी बात, संभल इस क्षेत्र में नित्य नई नई तकनीकों का प्रयोग करके, भारतीय और आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करके इस हस्तशिल्प में नए नए डिजाइन भी तैयार कर रहा है। विदेशों में संभल के सींग और हड्डियों से बने प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान रचने की तैयारी में भी है। अब यहाँ से कच्चा माल नहीं बल्कि सीधा तैयार मटेरियल विदेशों में इंपोर्ट किया जाता है। मेरा सामान वर्ल्ड वाइड जाता है और इसकी मेजर मार्केट अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश हैं, और जहाँ से डिमांड आ जाती है वहाँ हम माल बेचते हैं। पहले कच्चा माल चीन, जापान, कोरिया व इटली जैसे देशों में फिनिशिंग के लिए भेजा जाता था, जिसे विदेशी कारोबारी 5 से 6 गुना कीमत पर बेचते थे। लेकिन अब ओडीओपी योजना के तहत संभल में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से कॉमन फैसिलिटी सेंटर में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। 14 से 29 mm तक की डिजाइनदार बटन तैयार कर रही है। यानी अब कच्चा नहीं बल्कि तैयार माल सीधा विदेश जा रहा है, जिससे कारोबारियों को मोटा मुनाफा भी मिल रहा है। संभल के अंदर है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया था। अच्छा, क्या क्या काम होता है इसमें? फिनिशिंग बटन का काम होता है, किस किस चीज का बटन? हॉर्न और बॉन्ड का काम होता है, हड्डी और सींग का। सींग और हड्डियों की नक्काशी वाली संभल की इस पारंपरिक हस्तकला को योगी सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सशक्त करने में जुटी है। कहते हैं इंसान की तरक्की तब संभव होती है जब वो किसी भी स्थान पर सही समय पर यानी तय समय पर पहुंच जाए, और तय समय पर पहुंचने के लिए उसके लिए रास्ते बिल्कुल साफ होने चाहिए। जाम जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हमारी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर इस प्रयास में है कि लोगों के आवागमन को सरल और सुखद और सुगम बनाया जाए। इसके लिए एक्सप्रेस वे का लगातार निर्माण किया जा रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे जो बनकर अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जिसमें कुछ दिनों के बाद आवागमन भी शुरू हो जाएगा।
हमारे संवाददाता ने इस एक्सप्रेसवे पर एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई, जिसका कारण यह था लखनऊ कानपुर जो है वो आवागमन जितना ज्यादा से ज्यादा होता है, वहां पर एक्सप्रेसवे का निर्माण भी बेहद जरूरी था। आइए देखते हैं हमारे अभिषेक मणि त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। यहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, यहां बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। साथियों, यूपी और कानपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना ये डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये तभी होगा जब यहां पर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जब कानपुर का पुराना गौरव फिर से लौटेगा। कानपुर के उज्जवल भविष्य को लेकर पीएम मोदी के इस भरोसे, इस आत्मविश्वास का एक बड़ा कारण है ये तस्वीर। ये है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। सड़क सिर्फ गाड़ियों को ही मंजिल तक नहीं पहुंचाती है, बल्कि वो एक पूरे के पूरे शहर को समृद्ध भी बनाती है। लखनऊ कानपुर के बीच का ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में अनोखा है। ये लखनऊ से कानपुर की दूरी महज 30 मिनट में तो समेटेगा ही, लेकिन साथ ही इसके निर्माण की क्या खासियत है, उसका पता लगाने के लिए डीडीयूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी पहुंचे लखनऊ से कानपुर की इस एक्सप्रेसवे की यात्रा पर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर, जब कानपुर की बात आती है तो ये सफर अगर लखनऊ से कानपुर का हो तो लगभग अब तक 2.5 घंटे लगते थे, लेकिन लगातार एक्सप्रेसवे के लिए जाने वाला उत्तर प्रदेश अब एक नया मील का पत्थर साबित करने जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बनी क्षेत्र में, जहां से आने वाले मार्च में लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि अब लखनऊ से और कानपुर का जो रास्ता है महज 30 से 35 मिनट में हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले मार्च में बनी से होते हुए बजेहरा, हिनौरा, हसनापुर आदि ग्रामों से होकर कांथा, तौरा, अमरसस, नेरवा, आटा होते हुए ग्राम कंडेर, पतारी, आजाद चौक, शुक्लागंज तक का रास्ता महज 32 से 35 मिनट में पूरा हो जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है। ये यूपी का पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के निर्माण से सरोजनी नगर सहित कई जाम प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। फ्लाईओवर का निर्माण 2 भागों में हुआ है। पहले भाग में स्कूटर इंडिया से बनी और दूसरे भाग में बनी से शुक्लागंज तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। सरोजनी नगर से बनी तक 9.8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। एक्सप्रेसवे के जरिए कानपुर से लखनऊ की यात्रा 35 से 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे पर 6 लेन की सड़क होगी। अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे पर होंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 4 इंटरचेंज और 3 टोल प्लाजा होंगे। पहली बार भारत में ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल होगा, जो 10 साल तक सड़क को टिकाऊ बनाएगी। जो सुविधाएं, जो संसाधन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में होती है, वो सब अब अपने कानपुर में भी दिखने लगी है। पीएम मोदी यूपी की जिस पहचान का जिक्र कर रहे हैं, उसे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और पुख्ता करता है। इस एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा भी है और निगरानी भी, विकास भी है और विरासत से जुड़ाव भी। इससे कारोबार भी है और कामयाबी भी। पूरे एक्सप्रेसवे पर 63 लॉन्ग रेंज सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो 500 मीटर तक वाहनों की पहचान कर सकते हैं।
और 16 वाइड्स कैमरे लगे हैं, जो दुर्घटना आग या अचानक ब्रेक लगने पर तुरंत AI आधारित अलर्ट जारी करेंगे। एक्सप्रेसवे पर हर 2 किलोमीटर के अंतराल पर आपातकालीन कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर कोई हादसा होने पर अधिकतम 15 मिनट में टीमें मदद के लिए पहुंच जाएंगी। 120 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से वाहन चलाने वालों के लिए चालान के लिए ATMS लगाए गए हैं। बात करें कि सुरक्षा की बात होती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे अभी तक जितने NHAI ने बनाए हैं बड़े सुरक्षित हैं। ये कितना सुरक्षित होगा आम जनता के लिए? ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो बनाया गया काफ़ी सुरक्षित है। इसमें 63 किलोमीटर में 63 PTZ कैमरे लगाए गए हैं, विड्स लगाए गए हैं और इसका एक सेंटर दोनों पैकेज मिलाकर के बीच में बनाया गया है। ATMS सेंटर बिल्डिंग है, वहाँ सारे कंप्यूटराइज जुड़े हुए हैं कैमरेज और वहाँ से सारी निगरानी किया जाएगा और ये टोटली एक्सेस कंट्रोल है। तो ये रोड सेफ्टी के दृष्टि से ये टोटली सेफ है और इसमें कोई भी क्रॉसिंग होने के चांस नहीं है, क्योंकि सारे ये बीच में हर 5 किलोमीटर के बीच में एक इमरजेंसी के लिए सिर्फ बनाया गया गेट्स, तो ये पूरे सेफ रहेंगे रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्सप्रेसवे को इस रिचार्ज और विजन के साथ बनाया गया है कि ये महज 2 शहरों के बीच लगने वाला समय ही कम ना करे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी यूपी को और समृद्ध भी करे। 2.5 घंटे लग जाते थे लखनऊ से कानपुर आने में, तो अब ये समय कितना कम हो जाएगा? लखनऊ से कानपुर आने में पुराने हाईवे से 2 से 2.5 घंटे लगते हैं अकॉर्डिंग टू जैसा ट्रैफिक टाइमिंग रहता है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे बनने से 30 से 35 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसकी ये टोटली एक्सप्रेसवे है और 120 किलोमीटर स्पीड की लिमिट है और ये 63 किलोमीटर है, तो इसमें 30 से 35 मिनट में आराम से लखनऊ रिंग रोड तक पहुंच जाएंगे और वो कानपुर रिंग रोड तक पहुंच जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे में सिर्फ दूरी ही कम नहीं हो रही, बल्कि NHAI के यूपी वेस्ट के रीजनल अधिकारी गौतम विशाल जिस रिंग रोड का जिक्र कर रहे हैं, उससे कानपुर शहर को न सिर्फ जाम से निजात मिलेगी, बल्कि कनेक्टिविटी के मामले में भी उसको बड़ी सौगात मिलेगी। अभिषेक मणि त्रिपाठी ने इसी आउटर रिंग को कैमरे पर बाकायदा मैप पर समझने की कोशिश की, ताकि दर्शकों को आसानी हो। और एक आउटर रिंग रोड बन रहा है, उसका कार्य कहां तक पहुंचा है और उसमें क्या कुछ उपलब्धियां की है? सर कैसे देख रहे हैं और कब तक ये कार्य पूरा होगा? इस आउटर रिंग रोड से क्या कुछ फायदा मिलेगा आम जनता को? ये आउटर रिंग रोड जो कानपुर का बनाया जा रहा है, इसका कार्य प्रगति पे है और इसकी लेंथ टोटल 95 किलोमीटर है। ये 5 पैकेज में बांटा गया है और ये 5 पैकेज का काम अभी चल रहे हैं। पैकेज 1 जैसे जैसे काम अवार्ड हुए हैं वैसे उसके बाद पश्चात काम स्टार्ट हो गए हैं, तो पैकेज 1 मेरा सबसे फास्ट में चल रहे हैं, जो कि 50% पहुंच चुके हैं। पैकेज 2A एक सेपरेट पैकेज बनाया गया, जिसमें 3300 मीटर लेंथ पे गंगा के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। फिर पैकेज 2 भी है और पैकेज 3-4 पैकेज 4 भी हम चाहते, थोड़ा मैप के जरिए आप बताते तो ज़्यादा अच्छा जनता को समझ में आता। तो ये मैप ये अभी हमारा पैरेलली लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी मेरे बन चुके हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 2 पैकेज में है। पैकेज 2 कंप्लीट हो गया है और पैकेज 1 भी मेरा 95% से ज़्यादा कंप्लीट है। मात्र 200 मीटर का बीच में गैप आ रहा है, जो कि वो भी मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। और ये लखनऊ से जो कानपुर आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इसको कानपुर रिंग रोड के ऊपर कनेक्टिविटी मिलेंगे, तो ये कानपुर रिंग रोड से बाहर कहीं से भी ये जो बाहर के ट्रैफिक हैं चले जाएंगे। फिर ये जो पुराना मेरा लखनऊ से कानपुर पुराने रोड है, उस पर भी कनेक्टिविटी दिया गया है, जो ताकि जो शहर के अंदर भी जाना चाहें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से आकर के ये इस रोड के थ्रू शहर में जा सकते हैं। जिनको बाहर जाना है वो अगर मान लिया कि इधर जाना चाहते हैं तो इधर से निकल सकते हैं, जिनको नीचे जाना है तो ये बाहर से रोड से इस तरह से बाहर चले जाएंगे। एक्सप्रेसवे से लखनऊ के अलावा सीतापुर, हरदोई, अयोध्या। तो स्पॉटलाइट मिशन 2047 में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।